Hello class 11 students. Today we will study about chapter 7 federalism of Paul Science, and here introduction is given. As you all know that the boundaries of states have been changed, and when India became independent, we had a number of provinces that the British government had organized only for administrative convenience. तो जो प्रिंसली स्टेट से जब नए इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ मर्ज हुए तो देन दे फॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया. तो वी हैव सीन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, दे हैव बीन रीऑर्गनाइज्ड मेनी टाइम्स एंड various states they got their names respectively. Now we will study about the main concept. We come to main concept, that is what is federalism. Federal India, a federal country. USSR, United Soviet Socialist Russia, it was one of the world's superpower, but after 1989 it simply broke up into several independent कंट्रीज. तो आप देख रहे हो कि रशिया, सोवियत रशिया जो था, ये वर्ल्ड की सुपर पावर था, बट 1989 के बाद क्या हुआ कि ये बहुत डिफरेंट सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गया. रशिया इज वन ऑफ देम. नो द मेजर रीजन फॉर इट्स ब्रेकअप वाज द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर. तो क्या रीजन था इसका ब्रेकअप का? दैट इज एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण. मतलब जो पावर वाज इन सिंगल अथॉरिटी में, आप वो जो पावर थी केंद्रित थी एक जगह, और उसके कारण क्या हुआ कि पावर मिसयूज वाज देयर. द डोमिनेशन ऑफ रशिया ओवर अदर रीजन्स विद इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर ऑफ देयर ओन. तो इंडिया, यहाँ रशिया जो था, इट वाज अ डोमिनेंट वन, वो प्रभुत्व जुमाता था और सारी दूसरी कंट्रीज पर जो कि यूएसएसआर का पार्ट थी. जबकि ये जो कंट्रीज थी, उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, संस्कृति, अपनी अपनी लैंग्वेज थी, भाषा थी और संस्कृति थी. जैसे कि उज्बेकिस्तान, कुछ कंट्रीज जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एंड पाकिस्तान आल्सो हैड टू फेस अ डिवीजन ऑफ द कंट्री. तो ऐसे इन कंट्रीज को भी डिवीजन को फेस करना पड़ा. मतलब दे डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ दीज criterias. Canada come very close to a breakup between the English speaking and the French speaking regions of that country. कनाडा में क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है कुछ रीजन में, कुछ क्षेत्रों में, और कुछ क्षेत्रों में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है. और ये isn't it a great achievement that India, which emerged as an independent nation state in 1947, after a painful partition, has remained united over 6 decades of its independent existence. तो ये बहुत हैरानी की बात है कि भारत जो कि एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बना था 1947 में, और बहुत दुखदायी था पार्टीशन उसके, जो कि भारत पाकिस्तान में डिवीजन हुआ, उसके बाद भी इट रिमेन यूनाइटेड, और पिछले 6 दशकों से ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है. क्या चीज अकाउंटेबल है इस चीज के, इसके लिए कैन बी अट्रीब्यूट इट टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट का जो संघीय स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ऑल द कंट्रीज मेंशन्ड अबव, जो अभी हम जिन कंट्रीज का नाम लिया, दे वर आल्सो द फेडरेशंस, yet they could not remain united. Therefore, apart from adopting a federal constitution, the nature of that federal system and the practice of federalism must also be important factor. तो अब फेडरलिज्म क्या नेचर होना चाहिए, कैसे उसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, ये भी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. तो हियर वी विल डील विद दैट, हाउ फेडरलिज्म इज अडॉप्टेड इन इंडिया. India is a land of continental proportions and immense diversity. As you know, India is a very diverse country. बहुत ज़्यादा विभिन्नताओं का देश है. 20 major languages
एंड सेवरल 100 माइनर वंस। मेजर लैंग्वेज 20 भाषा और माइनर मतलब बहुत क्षेत्रीय लेवल पर बहुत सारी डिफरेंट भाषाएं भी यहाँ, और उसमें कई सौ छोटी भाषाएं भी हैं जो कि छोटे क्षेत्रीय लेवल पर है। इट इज अ होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन्स। भारत बहुत सारे धर्मों का मिला जुला स्वरूप है। यहाँ पर देखिए हिंदू, सिख, ईसाई और बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। दे आर सेवरल मिलियन इंडिजिनस पीपल। द वर्ड इंडिजिनस मीन्स कि यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं। सेवरल मिलियन, इंडिजिनस मीन्स यहीं के ओरिजिनल, यहीं के निवासी हैं। लिविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डाइवर्सिटीज वी शेयर अ कॉमन लैंड मास। बट इन सब विभिन्नताओं के होते हुए भी हमारा जो एक भारत जो देश है वो एक कॉमन लैंड मास जो है हम शेयर करते हैं। वी आल्सो हैव कॉमन हिस्ट्री। हमारी एक जो इतिहास है वो सबका सेम है। और जब हम इंडिपेंडेंस के लिए, जो हमें आज़ादी के लिए जब हमारी लड़ाई चली थी, तो वी ऑल फॉट फॉर इट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विभिन्नताओं में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज देयर। This led our national leaders to visualize India as a country where there is a unity in diversity, विभिन्नता में एकता। तो और इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस बारे में। तो उसके बाद देखिए आप फेडरलिज्म। फेडरलिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स। फेडरलिज्म में ऐसा नहीं है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि फिक्स हों और ये डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशंस में एप्लीकेबल होते हैं। रेदर Federalism is a principle of government has evolved differently in different situations. विभिन्न परिस्थितियों में ये गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है उसका एक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट है जो कि ये इट इवॉल्व इन डिफरेंट सिचुएशंस। कई जगह ये इसका फेडरलिज्म का टाइप अलग है, कई जगह फेडरलिज्म डिफरेंट टाइप में इवॉल्व हुआ है। जैसे अमेरिकन फेडरलिज्म की बात करते हैं, one of the first major attempt to build a federal polity। तो अमेरिकन फेडरलिज्म की जब बात करते हैं तो हम राजनीति में वो एक फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका फेडरल पॉलिटी के लिए। इज डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म। वो जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म से अलग है। तो कुछ की आइडियाज जो कि मेन बेसिक आइडियाज है और कंसेप्ट है दैट एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म आर, फर्स्ट essentially federalism is an institutional mechanism to accommodate two set of polities, one at the regional level and other at the national level। तो आप देख रहे हैं कि फेडरलिज्म जो है एक संस्थागत एक मैकेनिज्म है, एक प्रक्रिया है। उसमें दो सेट ऑफ पॉलिटीज को एकोमोडेट किया गया है, अंदर स्वीकृत किया गया है। एक तो रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, है ना, क्षेत्रीय लेवल पर, और अदर एट द नेशनल, राष्ट्रीय लेवल पर। ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनोमस इन इट्स ओन स्फीयर। जो रीजनल गवर्नमेंट है दैट इज ऑटोनोमस, वो अपने जो उसका जो स्फीयर है जहां पर वो रीजन में एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें वो ऑटोनोमसली बिहेव करती है। अपने उसके जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन some federal countries there is even a system of dual citizenship। और कई जो कंट्रीज हैं वहां पर क्या है कि ड्यूअल सिटीजनशिप का भी कंसेप्ट है। मतलब रीजन लेवल पर स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलती है और कंट्री की भी डबल सिटीजनशिप, नागरिकता, जबकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। द पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयल्टीज। अब देखिए कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई हिमाचली है, तो उनकी लॉयल्टीज मतलब वफादार किसके लिए होंगे? अपने स्टेट लेवल के लिए उसके होंगे। और अपनी आइडेंटिटी होती है, उनकी पहचान है कि हम हिमाचली हैं, और स्टेट लेवल की पहचान है ये, और साथ में राष्ट्रीय पहचान क्या है? हम भारतीय हैं। तो टू टाइप ऑफ आइडेंटिटीज बन गई, लॉयल्टीज बन गई। लॉयल्टीज क्योंकि हम वफादार हैं अपने स्टेट के लिए एज वेल एज नेशन के लिए। For example, we are Gujaratis or Jharkhandis as well as Indians. Each level of the polity राजनीति के लिए वर्ड यूज है, has distinct powers and responsibility। हमारी कुछ शक्तियां हैं और साथ में कुछ
उत्तरदायित्व भी हैं। और हमारे जो सेट ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेट सेट है, हम लोगों के स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर। द डिटेल्स ऑफ दिस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली स्पेल्ड आउट इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा कहां पर है लिखा हुआ? हमारे संविधान में, दैट इज रिटन, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ सुप्रीम एंड विच इज आल्सो द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वो क्या है? दैट इज सुप्रीम, सबसे ऊपर है वो, और विच कंसर्न्स द नेशन एज अ होल, वो पूरे जो राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोता है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस और करेंसी, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है एक ही हाथों में है, और करेंसी भी, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल और लोकल मैटर जो होते हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्षेत्रीय जो संबंधी जितने भी जो वर्क है वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर और स्टेट में अगर कोई संघर्ष की नौबत नहीं आए और दुविधा नहीं हो, तो देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट। जुडिशरी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, वो किसी पर वो अपने निर्णय अलग से लेती है, और वो सारे लड़ाई झगड़ों को उनके बीच में डिस्प्यूट, इफ डिस्प्यूट अराइजेस देन try to solve the problems. The judiciary has the power to resolve disputes between the central government and the states on legal matters. कौन से matters? Legal, जो कानूनी matters है, about the division of power. Power is divided between these two. Real politics, culture, ideology and the history determine the actual working of a federation. किसी भी संघीय सरकार के लिए जो वहां पर जो राजनीति है या संस्कृति है या उनके विचारधारा है या हिस्ट्री, वो डिटरमाइन करती है कि कैसे वो वर्क करते हैं। अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, एक पर दूसरे पर विश्वास, कॉपरेशन, सहयोग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए आपसी सम्मान, रिस्ट्रेंट वर्ड बहुत यूज होता है। रिस्ट्रेंट मतलब चेक, रिस्ट्रेंट ऑन द पावर, check on the power. It helps federation to function smoothly. Political parties also determine the way a constitution should work. कैसे राजनीतिक जो पार्टीज हो वो डिटरमाइन करती हैं कि कैसे जो संविधान है वो काम करे। अगर इफ एनी सिंगल यूनिट और स्टेट और लिंग्विस्टिक ग्रुप, और जो भाषा जो बोलने वाला जो ग्रुप है या कोई भी आइडियोलॉजी है, इट कम्स टू डोमिनेट द एंटायर फेडरेशन। अगर जैसे हिंदू जो आइडियोलॉजी है, तो अगर वो डोमिनेट करना चाहेगी पूरे ग्रुप को, तो क्या होगा? इट वुड जनरेट अ ग्रेट डीप रिजेंटमेंट अमंग द पीपल। लोगों में क्या होगा? एक दूसरे के प्रति रिजेंटमेंट आएगी, अविश्वास होगा, और वो दे आर नॉट हैप्पी, और इट्स यूनिट्स नॉट शेयरिंग द डोमिनेंट वॉइस। दिस सिचुएशन कुड led to the demands for succession by the aggrieved unit. और इससे क्या होगा? ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि जो भी ये जो यूनिट्स होंगी जो कि डोमिनेटिंग होंगी, और साथ में दूसरी जो नॉन डोमिनेटेड है, जिस पर वो डोमिनेंस कर रही है, अगर वो जो पीपल है दे कम एंड गो फॉर सिविल वॉर। सिविल वॉर होता है गृह युद्ध, मतलब they are not happy with the situation and they want to change the situation and they revolted against that. Okay, many countries are embroiled in such conflict situations. ऐसी बहुत सारी countries है जो ऐसे समय में उन्होंने they turned into the civil war. Okay, federation in Nigeria we will study afterward. Okay.